Okay students, so in this particular lecture we are going to study about 10th class science. ओके और मैं एनसीईआरटी के इसमें फुल स्टडी करेंगे. सो हमारा पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिसिटी. इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे. ठीक है, छोटे छोटे करके हम सारी सीरीज निकालेंगे और इसके तहत अब आपको पूरा चैप्टर करवाएंगे. ठीक है, चलिए अब चलते पहले अपना टॉपिक पर. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट. ओके, लेट्स स्टार्ट. So what is the electric charge? First of all we have to understand what is electric charge. So electric charge होता क्या है, मैं आपको ढंग से अगर बताऊँ उसको एक्सप्लेन करूँ. The fundamental property of matter due to which it attracts some objects or repel others. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जैसे मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. छोटी क्लास में पढ़ते थे मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना. तो फंडामेंटल मतलब बेसिक, यानी हर बॉडी के अंदर ये चीज होगी. सिमिलरली चार्ज भी हर बॉडी के अंदर होगा ही होगा. ठीक है, समझ आई आपकी बात. तो इसका मतलब होगा फंडामेंटल प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच इट अट्रैक्ट्स सम ऑब्जेक्ट्स. कई ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा, कई ऑब्जेक्ट्स को रिपेल करेगा. ठीक है, तो हमारे दो टाइप की चार्जेस होते हैं. आगे देखते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज कब बनता है? इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यस. और नेगेटिव चार्ज कब बनता है? इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो चलिए स्टडी करते हैं. पहले मैं बताता हूँ आपको इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है. हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, है ना. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इनको पढ़ते हैं, नेगेटिवली चार्ज हम कहते थे इनको. तो इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन जहां बैठेंगे वो जगह नेगेटिव हो जाएगी. इसलिए मैंने कहा है कि नेगेटिव चार्ज कब प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. होपफुली आपको समझ आई होगी बात. चलिए आगे देखते हैं. ठीक, और उसके बाद जहां पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जहां से, तो वहां से क्या निकल रही है? नेगेटिव चार्ज निकल रहा है. नेगेटिव जहां से निकलेगा क्या बन जाएगा? बचाओ, पॉजिटिव रह जाएगा. एग्जांपल समझते. सपोज कोई बॉडी आपके पास ए, ये क्या कर रही है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें से चलो निकल गया. अब इलेक्ट्रॉन निकल गया, नेगेटिव चार्ज निकल गया, तो ए बॉडी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी. समझ आई आपको बात? ए क्या हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी. ठीक है, ए आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी. और जो आपका इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये निकल गया, इसका नेगेटिविटी निकल गई. जब आपके माइंड से नेगेटिविटी निकल जाएगी, है ना, आपके दिमाग से कोई नेगेटिविटी निकलेगी, तो क्या बचेगा रिमेनिंग? पॉजिटिविटी तो बचेगी. ठीक है, सिमिलरली इस बॉडी ए से नेगेटिव चार्ज अगर बाहर निकल गया तो क्या बचेगा रिमेनिंग? क्या बचेगा रिमेनिंग? पॉजिटिविटी बचेगी. ठीक है, इसलिए मैंने कहा है कि पॉजिटिव चार्ज कब प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. समझ आई बात? नेगेटिव चार्ज पे चलते चलो. इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो किसी बॉडी पर सपोज ए बॉडी ले लेते हैं, इस पर बाहर से आकर के इलेक्ट्रॉन कहता है मैं भैया अंदर बैठूंगा, तो क्या होगा? तो ये होगा कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज. अब आपके दिमाग में किसी ने नेगेटिविटी घुसेड़ दी तो आप नेगेटिव चार्ज हो जाओगे ना. आपने क्या करते हैं, बॉडी में या किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाल दिए गए तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. ठीक है, निकाल दिए गए तो पॉजिटिवली चार्ज. आगे बढ़ते हैं. इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कॉल्ड कैपिटल क्यू. कई बुक्स में छोटा क्यू यानी स्मॉल क्यू भी मिलता है. इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कुलाम्ब होती है. ठीक है, कुलाम्ब मतलब कैपिटल सी, और कैपिटल सी को डिनोट करते हैं. कई बार हम इसकी छोटी यूनिट में बात करते हैं. सपोज 1 मिली कुलाम्ब. मिली कुलाम्ब को छोटा m और से डिनोट करते हैं मिली को. ये होता है 1 मिली कुलाम्ब इज इक्वल 10 की पावर -3 कुलाम्ब. 1 माइक्रो कुलाम्ब इज इक्वल्स टू 10 की पावर -6 कुलाम्ब. एक चीज और होती है 1 नैनो कुलाम्ब, ये होता है 10 की पावर -9 कुलाम्ब. तो इसको हम कहते हैं मिली, इसको कहते हैं माइक्रो, और इसको कहते हैं नैनो. ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमें स्टडी करनी है. अब आप आगे चलिए हम चलते हैं.
होपफुली आपको यहाँ तक का साथ समझ आया होगा। मैं आपको फिर भी एक रिव्यू करवाया था। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, हर बॉडी में एग्जिस्ट करता है। इसके दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तब प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रॉन का लूज होता है, और नेगेटिव चार्ज कब प्रोड्यूस जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका सिंबल जो है कभी कैपिटल क्यू, कई बस छोटा क्यू, स्मॉल क्यू भी कैसे भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ऐसे यूनिट कूलाम होती है। इसकी 3 सब यूनिट्स भी होती है, जिसको कहते हैं मिली, माइक्रो और नैनो। ठीक है, इसमें कभी हम डील करते हैं 12th क्लास में, पूरा इससे डील करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहला प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। चलिए पढ़ते हैं। सपोज आपके पास दो बॉडीज है, एक है ए एक है बी। इस बॉडी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इस बॉडी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कंबाइंड कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन्स। वहीं अगर मैं कहूँ कि इस पूरे कंबाइंड सिस्टम में 13 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, इस पूरे कंबाइंड सिस्टम के अंदर, अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहां से क्या किया, मैंने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर दूसरे बी वाले बॉक्स में डाल दिए। तो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, और क्योंकि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 9 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए। ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। अब बोलो, अब इसके अंदर कंबाइंड कितने सिस्टम के अंदर? अब भी 13 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले भी 13 थे, अब भी 13 है। इसका मतलब चार्ज इज कंजर्व्ड। पूरे सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। इंटर कन्वर्जन हो सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर चार्ज जा रहा हो, इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन हमेशा मेजॉरिटी केसेस में क्या देखा गया है कि मेजॉरिटी का हमेशा ऑलवेज हम कह सकते हैं 100% ट्रू बात है कि इसके अंदर हमेशा चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। पहले जितना था पूरे कंबाइंड सिस्टम का वो भी 13 इलेक्ट्रॉन्स, और जब बाद में हमने इंटर कन्वर्जन किया इलेक्ट्रॉन्स का तो भी 13 इलेक्ट्रॉन्स। पूरे सिस्टम का कह रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर बॉडी की बात नहीं कर रहे। बॉडी के हिसाब से कंजर्व नहीं रहता, हमेशा चार्ज ऑफ अ सिस्टम कंजर्व रहता है। तो आप बात लिख सकते हो, चार्ज ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। चार्ज ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। रिमेन कंजर्व्ड। चलिए दूसरा हेडिंग बढ़ते हैं। चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। सपोज समवन सेज टू यू 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन का सम बताओ। कुछ नहीं, घबराना, जैसे सिंपल एडिशन अब तक धरती पे पढ़ते आए हो ना, वैसे तुम्हें करना है। क्या करना है? इसका आंसर तुम सिंपल बोलोगे 5 इलेक्ट्रॉन। किसी ने कहती है 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 100 इलेक्ट्रॉन, नहीं डरना, साफ बोलना है 105 इलेक्ट्रॉन। सिंपल एडिशन करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, ठीक है। कोई स्पेशल एडिशन नहीं है। दूसरी बात पढ़ते चलिए, तीसरी है ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो आप यहाँ देख भी रहे हो, एक पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, तो ये भी रिपेल कर रहा है, ये कह रहा है भाई मैं यहाँ जाऊंगा, ये कह रहा है मैं यहाँ जाऊंगा। तो इनके कारण क्या हो रहा है कि लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आपस से दूर जा रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव यहाँ बना देता और एक नेगेटिव यहाँ बना देता, तो ये भी यहाँ से जाता और एक यहाँ से जाता, ठीक है। अगला आता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, आपस में अट्रैक्शन होता है। तो अब ये बातें लिख सकते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, चार्ट बना सकते हो। इन दोनों केस में रिपेल होता है ऑलवेज, इन दोनों केस में अट्रैक्ट होता है ऑलवेज, ठीक है। होपफुली आपको बात समझ आई होगी मेरी। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो ये एक एनसीईआरटी में एक टर्म यूज करी है, एनसीईआरटी में ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हालांकि कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी हुई है, लेकिन हम थोड़ा प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ाएंगे। देखिए, जैसे कि सपोज एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि जो कलेक्टर आईएएस आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, तो उनका एक दायरा होता है, वो उसी दायरे के अंदर काम करते हैं। उनका एक रीजन दिया होता है कि आप सपोज फरीदाबाद या दिल्ली रीजन के अगर आप आईएएस है तो आपको दिल्ली रीजन के पूरा अंडर कंट्रोल मिलेगा, या फरीदाबाद रीजन के तो फरीदाबाद रीजन पूरा कंट्रोल मिलेगा आपको, है ना। आप उससे बाहर अपना कंट्रोल नहीं देख सकते। आप उसके लिए क्या कहोगे कि वहां वाला जो आईएएस आईपीएस है वो आपका कंट्रोल देखेगा, मेरा ये रीजन है, मैं इसी रीजन के अंदर काम कर सकता हूँ, इस रीजन के अंदर कुछ भी एक्टिविटी होती है तो वो मेरी अंडर कंट्रोल में होगी।
सपोज ऐसे इलेक्ट्रॉन काम करता है। इलेक्ट्रॉन कैसे काम करता है, देखिए इलेक्ट्रॉन का ये जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये जो रीजन है, ये जो रीजन बना है, ये इलेक्ट्रॉन का या कुछ चार्ज बॉडी का दायरा है कि इस दायरे के बाहर वो बॉडी काम नहीं कर सकती। इस बॉडी के बाहर अगर कोई दूसरी चार्ज वाली बॉडी आती है, बेशक से पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ना उसको रिपेल कर सकता है, ना उसको अट्रैक्ट कर सकता है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है उसकी उस पर। लेकिन अगर वही पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अंदर आकर के खड़ा हो जाए तो अब अट्रैक्ट या रिपेल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका चार्ज क्या है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। समझ आई आपको बात? तो इन्फ्लुएंस रीजन क्या होता है, जब ये दायरा जो है इसका, उसी के अंदर हम बात कर रहे हैं। सब जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, या आप किसी ऑफिस में जाओ तो ऑफिस में क्या होता है कि एक मैनेजर होता है, वो कहता है भाई मेरी तो इसी हद तक की ही पावर है, मैं इस हद से ज्यादा वाली पावर पर अपना रेपुटेशन, अपनी इन्फ्लुएंस एक्सर्ट नहीं कर सकता। वैसे इलेक्ट्रॉन का भी एक दायरा होता है, वो उस दायरे के बाहर काम नहीं कर सकता, बेशक से पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, कैसा भी चार्ज हो, काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए होपफुल आपको टॉपिक समझ आया होगा। वर्डिंग पढ़वा देते हैं। द स्पेस अराउंड अ चार्ज अंडर विच इट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये वो हिस्सा है एक चार्ज के आसपास का जहां पर वो अपनी इन्फ्लुएंस यानी अपना प्रभाव छोड़ता है, या वो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा तो अट्रैक्ट या रिपेल हिसाब से करेगा उसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है हाउ टू चार्ज अ बॉडी। कहते हैं हमने फोन का चार्जर तो चार्जर से के थ्रू हम उसको चार्ज कर लेते हैं किसी फोन को, लेकिन किसी बॉडी को कैसे चार्ज करें, अब वो सीखेंगे हम। तो हम क्या कहते हैं कि व्हेन टू बॉडीज आर रब अगेंस्ट ईच अदर, देन ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज, वन ऑफ देम लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड अनदर बॉडी गेट्स इलेक्ट्रॉन्स। समझते हैं इसको? देखिए आप क्या करते हो, कभी आपने अपने हैंड्स रब कर रखे हो, तो हैंड्स रब करने से क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट प्रोडक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण एक बॉडी इलेक्ट्रॉन यानी आपका एक हाथ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा हाथ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। कौन सा हाथ गेन करता है, कौन सा हाथ लूज करता है, अभी हमारा मैटर नहीं है, बट जो मेन मैटर हमारा ये है कि रबिंग के कारण, ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन के कारण कहीं ना कहीं बॉडीज चार्ज होती है। ठीक है, सपोज मैंने कहा ए एक बॉडी और बी एक बॉडी है, मैंने क्या किया आपस में दोनों को रगड़ा। ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ा टाइम बाद क्या होगा, सपोज ए इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज करा तो उसे पॉजिटिव चार्ज बन गया। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन गेन, तो नेगेटिव चार्ज बन गया, खत्म का। ठीक है, तो रब करने के कारण, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, कभी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क। ठीक है, हमने कॉमन एग्जांपल छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क का। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, ग्लास रॉड से सिल्क के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं। सो ग्लास रॉड के अंदर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क के अंदर कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज। अब एग्जांपल समझाता हूँ, देखो चलो पहले ग्लास रॉड बनाते हैं। या अभी ग्लास रॉड होगी, आपका सिल्क का क्लॉथ हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने इसको रब किया इससे, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। वहीं इस पर सिल्क क्लॉथ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, इसका सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो इस पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। होपफुली आपको बात समझ आई होगी वाली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक आता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बेशक से 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो पहला इसका फॉर्मूला देखिए, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप एक सपोज आप एक फ्रूट वाले के पास जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि मुझे आप
2 सेब दे दीजिए, वो आपको 2 सेब दे देगा कॉस्ट पे लगा करके। आप वहीं उससे कहिए कि मुझे 2.75 सेब दे दीजिए, क्यों आपको देगा? नहीं देगा, बिल्कुल ठीक बात है ना, वो नहीं देगा आपको 2.75 सेब। या आप उससे कहिए कि मुझे 3.2 सेब दे दीजिए, क्या भाई या तो 2 ले या 3 ले या 4 ले, ये क्या बोल रहा है 2.75 3.25, ये सब नहीं उसको समझ आता, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये क्या हो रहा है, आपको एक फिक्स्ड क्वांटिटी में ही आपको ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन को भी आपको फिक्स्ड क्वांटिटी में किसी बॉडी से निकाल सकते हो, किसी बॉडी में डाल सकते हो। वो फिक्स्ड क्वांटिटी क्या होती है? वो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। एन क्या है देखो, कहते हैं क्यू इज इक्वल टू एन। इस फॉर्मूले में क्या है, Q इज इक्वल्स टू एनी वाले फॉर्मूले में देखिए Q इज इक्वल टू एनी वाला फॉर्मूला जो है, इसमें n जो होते हैं ना आपके, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, साफ सीधी बात खत्म, ठीक है। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हम किसी से कोई क्वांटिटी मांगते हैं या देते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव इंटीजर बात करते हैं। क्या आपने कभी इसको कहा है कि मुझे -1 सेब दे दे, या मुझे -1 ये वाली सब्जी दे दे, या मुझे -100 वाली सब्जी दे दे, ठीक है। तो इस तरह का हम नहीं बोलते कभी भी। हम क्या बोलते भाई, करते 5 ये वाली चीज दे दे, 10 ये वाली चीज दे दे, है ना, हम ऐसे बोलते हैं हमेशा। तो ये यही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में निकलता है या पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में दिया जाता है। मतलब अगर कोई बॉडी है तो उसके अंदर आप 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो या ले सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हो दे सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हो दे सकते हो, या आप 100 इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हो दे सकते हो। ये सारे केसेस वैलिडेट करते हैं। लेकिन वही मैं आपसे कहूं कि 1.25 इलेक्ट्रॉन, मैं आपसे कहूं 3.75 इलेक्ट्रॉन, मैं आपसे कहूं -0.25 इलेक्ट्रॉन, ये सारे केसेस इनवैलिड है, ठीक है। क्वांटाइजेशन स्टैंड्स फॉर that charge on a body is always an integer multiple of magnitude of charge of electron, है ना। मैं आपको बता समझाता हूँ। चार्ज, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो एक इंटीजर मल्टीपल होता है, बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल, पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, ठीक है। तो इसलिए हमने फॉर्मूला लिखा Q इक्वल टू एनी। आपका Q क्या हो जाता है, टोटल चार्ज। E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, वही देख लो, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। आपके एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। आपको ये बात याद करनी होगी, हमारे हर रेस्पेक्ट में आएगी, 12th क्लास में बहुत ज्यादा टर्म्स में आएगी, ठीक है। और दूसरी चीज देखिए, n का यहाँ पे नंबर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक। हिसाब से हम सबने सारी बातें करेंगे कि तो एक क्वेश्चन करते हैं, आपको बेटर समझ आएगा। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते चलिए। हाँ जी, तो क्या आपका क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज, और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, अरे इसका मतलब तो हमसे एन पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन से समझ आ गई बात है, हमें एन पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन सब कुछ निकालेंगे, ये बात हम सीखेगा आज। तो Q इज इक्वल्स टू एनी वाला फॉर्मूला हमने सीख चुके हैं। हमें Q भी बता दिया कि टोटल चार्ज 1 कूलम होना चाहिए, यानी Q की वैल्यू मिल गई 1 कूलम। एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मैंने आपको अभी रटवा ही दिया पिछले वाली स्लाइड में, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, रट लेना वाली बाई वैल्यू। तो अब हमें n निकालना है, n है ना। तो देखो, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने इस फॉर्मूले के ना वैल्यूज पुट कर दिया, आपको समझ नहीं आ रही बात तो, है ना। अब हम क्या करेंगे, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये 10 की पावर -19 नीचे जो है ऊपर जाके +19 बन जाएगा, 10 की पावर +19 अपॉन 1.6। तो क्या कर ले, अब एक पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 लग जाएगा, तो आ जाएगा आपको 10/16 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है। एक एक 10 और ले लेते हैं यहाँ से, तो आपका आ जाएगा 100/16 इंटू 10 की पावर 18, ये 50 चला जाएगा, ये 8 पे चला जाएगा, ये 25 पे चला जाएगा, और ये आपका 4 पे चला जाएगा। 25/4 6.25 होता है, तो आपका नेट आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यानी कि n आ गया आपका
6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि 6.25 हो गया, और पिछली स्लाइड मैंने बताया कि चार्ज तो कभी फ्रैक्शनल वैल्यू में होता ही नहीं है या डेसिमल वैल्यू में होता ही नहीं है, तो ये n 6.25 क्यों आया? इसका आंसर सुनो, ये वास्तव में 6.25 नहीं है। अगर आप इसकी 10⁻18 के टर्म्स में खोलोगे इसको, तो क्या हो जाएगा? 625 अपॉन 100 इंटू 10⁻18। तो यहाँ से पावर जब कटेगी, यहाँ 10 ये 18 से कट जाएगी, तो क्या बचे? 625 10⁻16। तो अब कहाँ से फ्रैक्शनल वैल्यू रहेगी ये, अब कहाँ से डेसिमल वैल्यू रहेगी? अब तो एक प्रॉपर वैल्यू आ गई ना। ठीक है, तो हमें ये बात सोचनी है कि n जो है वो हमेशा फ्रैक्शनल या डेसिमल फॉर्म में कभी भी नहीं मिलेगा, हमेशा एक इंटीजर फॉर्म में मिलेगा। ठीक, ये नंबर इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए हम कहते हैं कि एक कूलम्ब चार्ज बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, इसलिए हम छोटी यूनिट में डील करते हैं। छोटी यूनिट को मैं आपको फिर बता देता हूँ। 1 मिली कूलम्ब में डील करते हैं, जो छोटा होता है 10⁻³ कूलम्ब की इक्वल। 1 माइक्रो कूलम्ब में डील करते हैं, जो होता है 10⁻⁻6 कूलम्ब की इक्वल। और 1 नैनो कूलम्ब में डील करते हैं, जो होता है 10⁻⁹ कूलम्ब की इक्वल। तो होपफुली आपको क्वांटाइजेशन समझ आई होगी। ठीक है, इसके बाद हम अगला लेक्चर जो निकालेंगे वो हम एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट और कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, इन सब पे निकालेंगे। वोल्ट मीटर, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, इन सब पे निकालेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।